अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। हमेशा जो जैसा नजर आता है हकीकत हमेशा उसके बरक्स होती है। कभी कभार हम अपनी तरफ से हर बात का अंदाजा लगाकर बैठ जाते हैं और सच जानने की कोशिश ही नहीं करते, जिसके नतीजे में हम हमेशा किसी तजाद का शिकार रहते हैं। मैं भी इस औरत के मामले में गोमगू की कैफियत में पड़ चुका था, लेकिन जब उसका राज मुझ पर खुला तो मैं अपनी हैरत दबा ना सका। मैं ईरान के एक मतवसत घराने का लड़का था। मेरे बहन भाई बहुत ज़हीन थे। तालीम हासिल करने के बाद सब अपनी अपनी जिंदगियों में कामयाब हो चुके थे, मगर मैं कुंद ज़हन था। तालीम के दौरान मैंने जितनी मेहनत की, उनकी तरह कामयाबियां नहीं समेट सका। जब कमाई का वक्त आया तो मेरे लिए एक अच्छी नौकरी तलाश करना मुश्किल हो गया था। धक्के खाकर भी मुझे छोटी मोटी नौकरी मिलती थी, मगर इससे जो कमाई आती उससे सिर्फ मेरा खर्चा बमुश्किल पूरा होता था। घर वाले मेरे हालात से बहुत परेशान थे। वालिद ने कुछ अरसा तो मेरा साथ दिया, मगर फिर मुझे साफ अल्फाज में कह दिया, मैं बस रिश्ता मिलते ही तुम्हारी शादी करवाऊंगा। इसके अलावा मैं तुम्हारी किसी तरह की मदद के लिए राजी नहीं हूँ। खुद को इतना कामयाब करो कि हम तुम्हारी कम से कम शादी तो करवा सकें। सब बहन भाइयों के घर बस चुके थे। एक मैं था जो अभी तक निकम्मा घूम रहा था। सब खानदान वालों को लगता था कि मैं काम करने के मामले पर जी चुराने लगा हूँ। काम चोरी की आदत पड़ गई है, जबकि मैं जानता था मैं किस कदर कोशिश करता था। मेरी किस्मत पर ऐसा ताला लग चुका था कि पहले ना ही मैं अच्छी तालीम हासिल कर पाया, ना अब मैं अच्छी मुलाजमत ढूंढ पा रहा था। छोटी मोटी मेहनत मजदूरी भी मेरे किसी काम में नहीं आ रही थी। कुछ ही अरसा में बददिल होकर मैं अपने दोस्तों के साथ सड़क के किनारे बैठा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। फितरी सी बात थी, मैं नाकाम हो रहा तो कामयाब हो जाने के लिए दोस्तों से भी साथ छोड़ दिया। हर कोई अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। अब मेरी किस्मत सोहबत भी ऐसी बन चुकी थी कि मेरे साथ तमाम हमारा मिजाज लड़के ही होते थे। मैं बिल्कुल फारिग हो चुका था। मेरे वालिद बोलते थे, जिस रोज हम मर गए तुम्हारा कोई वाली वारस नहीं रहेगा। मैं भी इसी परेशानी का शिकार था। बहन भाइयों की अपनी जिंदगी थी। मसरूफियात में मिलना जुलना भी कम हो चुका था। भाइयों ने बहुत कोशिश की कि अपनी जान पहचान की जगहों पर मुझे काम दिलवा सके, मगर मेरे मिजाज और तक काबिलियत के मुताबिक कोई भी काम मुझे रास नहीं आता था। जब मैंने अपने मुस्तकबिल की बेहतरी की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी, तब अचानक मेरी जिंदगी में ऐसा वाक्य पेश आया जिसने मेरी किस्मत और जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। कभी कभी इंसान की एक छोटी सी कोशिश उसे कामयाबी की सीढ़ी तक ले जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं अच्छा नहीं कमाता था, कामयाब नहीं था, मगर मुझे पैसों का लालच नहीं था, इसलिए आज तक फारिग रहा था। लेकिन कोई हराम काम करने का इरादा भी नहीं था। एक रोज मेरे वालिद ने खुशी खुशी मुझे बताया कि मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझसे अपनी बेटी के रिश्ते की बात की है। कहने लगे कि इनका वो दोस्त बहुत पैसे वाला और कामयाब था। इनका अपना चलता हुआ कारोबार था और उसकी एक बेटी थी। मैं हैरान हो गया, एक अमीर लड़की जो इकलौती थी और खूबसूरत भी। फिर उसके घर वाले मुझे ऐसे निकम्मे के साथ लड़के के हवाले क्यों करना चाहते थे उसे। मैंने अपने वालिद से सवाल किया कि लड़की में कोई कमी है, क्या मुझसे शादी करवाना चाहते। मेरे वालिद बोले, वो भी तुम्हारे बारे में पूरी तफसील नहीं जानता, ना ही अभी उसे ये बात तय की है कि वो हमारे घर रिश्ता करेगा भी या नहीं। बोले, वो तो घर के बाकी अफराद की कामयाबी और जहानत से मरूब हुआ है। मैं चाहता हूँ तुम्हारा वही रिश्ता हो जाए तो तुम्हारा मुस्तकबिल सवर जाएगा। कहने लगे, तुम कामचोर नहीं हो, तुम्हारी मजबूरी थी। तुम्हारा दिमाग तालीम और मुलाजमत की तरफ नहीं चला गया, मगर कारोबार में तुम्हारा दिमाग चल जाएगा। और लड़की में ऐसा वैसा कोई ऐब नहीं है, कामिल है, खूबसूरत भी है। मैं अपने दोस्त इसके घर में बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत शरीफ लोग हैं, बस एक वजह है कि लड़की का बाप इतना मजबूर हो चुका है, अब सिर्फ शराफत को तरजीह देना चाहता है। पैसे दौलत से उसे कोई लेना देना नहीं रहा। मैं अपने वालिद की बात पर ठटक कर गया था। ऐसी क्या वजह हो सकती थी जिसकी वजह से अचानक इन लोगों ने अपना मेयार इतना गिरा लिया था। क्योंकि मैं खुद भी मानता था मेरे अंदर इतनी ही काबिलियत ना थी कि मुझे कोई आम सी लड़की भी देता, मगर यहाँ तो लड़की भी मुकम्मल और खूबसूरत दोनों ही थी। मेरे वालिद ने बताया कि लड़की तलाक याफ्ता है। शादी के एक साल बाद उसे तलाक हो गई। लड़की इस वजह से बहुत बुरी तरह डिप्रेशन का शिकार है। मेरे वालिद बोले, मैं तलाक की तफसीली वजह तो नहीं जानता, ना मैंने जानने में दिलचस्पी जाहिर की है। मुझे इस घराने पर पूरा एतबार है। लड़की में कोई कमी नहीं है, जरूर इस मर्द में कोई ऐसा ऐप था जो निभा नहीं कर सका। अब मेरा दोस्त दरख्वास्त करता है मेरी बेटी के लिए कोई शरीफ लड़के का रिश्ता बताओ, लड़की में कोई मशकूक आते लड़के में ना हो। वालिद ने कहा, तो अपनी जिंदगी में बेशक कामयाब नहीं हो पाए, मगर एक बात की गारंटी मैं किसी को भी दे सकता हूँ कि तुम शरीफ मर्द हो। तुमने आज तक कभी अकेले में कोई भी बुराई का काम नहीं किया। मेरे वालिद एतमाद से बोल रहे थे। मैं खामोश हो गया। मेरे पास फख्र करने के लिए एक वजह यही थी। हालांकि वैसे भी मैं खुश शक्ल और खूबरू लड़का था। अपने वालिद की बात पर मैं मुतमईन हुआ
मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि लड़की इकलौती है तो उसका बाप अपने दामाद को ही कारोबार में शामिल करेगा। मेरी भी जिंदगी सवर जाती। मेरे वालिद कोशिश करने लगे कि मेरा वहां रिश्ता हो। इन्हीं दिनों मैं मामूली के मुताबिक सड़क के किनारे अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। पहली बार मेरे दिल में एक उम्मीद सी जागी हुई थी कि शायद इस बार मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा। मैं यही सोच रहा था कि हमारे पास एक जवान औरत आई। उसने बहुत महंगा कीमती लिबास पहना हुआ था और बेहद खूबसूरत थी। एक लम्हे के लिए मेरे सब दोस्त और मैं खुद भी उसे देख कर ठटक गया था। उसने एक नजर हम सब पर डाली और फिर कहने लगी, मुझे एक रात के लिए मर्द चाहिए। कौन मर्द मेरे साथ एक रात गुजारेगा? बदले में मैं उसे 1000 रियाल दूंगी। इस औरत के जुमले ने मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो औरत हमारे पास इस घटिया सोच के साथ आई थी। वो निहायत बेशर्मी से रात गुजारने के लिए मर्द का तकाजा कर रही थी। मेरे तमाम दोस्तों के मुंह में पानी आ चुका था। एक तो 1000 रियाल का भी लालच था, दूसरा वो औरत हसीन इतनी थी कि उसे देखते रहने का दिल चाह रहा था। उस पर वो खुद अपना आप सौंपने को तैयार थी। वहां मौजूद सब मर्द ऐसे थे जिनको पैसों की कमी रहती थी, आवारा और बेरोजगार थे। सब पागलों की तरह अपना आप पेश करने लगे थे। वो औरत एक अजीब नजर सबको देखने लगी। मैं खामोशी से रुख फेर कर बैठ गया। बेशक वो औरत खूबसूरत या अमीर थी, मगर वो मुझे खरीदने की सकत नहीं रखती थी। मेरे पास सिर्फ इज्जत का गरूर था। वो गरूर मैं गंवाना नहीं चाहता था, मगर उस औरत की नजर मुझ पर पड़ चुकी थी। वो मुझसे कहने लगी, क्या तुमने मेरी बात पर गौर नहीं किया? शायद तुमने तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा, मुझे एक रात के लिए मर्द चाहिए। क्या तुम्हें हसीन औरतों से रगबत नहीं होती? वो हैरत से सवाल कर रही थी। मैंने माथे पर बल डालकर उसे देखा और जवाब देने की बजाय यहाँ देखने लगा। मेरे दोस्त मेरी तरफ सफाइयां देने लगे। कहने लगे, ये आदम मजार किस्म का लड़का है, इसे औरतों में दिलचस्पी नहीं है, इससे बात करना बहुत फजूल होगा। वो औरत को मतवज्जो करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उस औरत की नजरें मुझ पर टिक चुकी थी। उसे मेरा तवज्जो न देना बुरी तरह खल रहा था। जिस औरत ने हमेशा मर्द की नजर में सताइश और लालच देखी हो, वो एक मर्द के सामने महंगी कीमत के साथ अपना आप पेश करे, मगर वो मर्द बेताबी जाहिर ना करे, तो ये औरत तो अपनी तौहीन लगेगी। वो भी मुझ पर अटक चुकी थी। उसे ये बात चुभ रही थी कि मैं उसके लिए दीवाना वार खुद को पेश क्यों नहीं किया। मेरे दोस्तों की बातें सुनने के बाद वो कदम बढ़ाकर मेरे करीब आई। बोली, तुम्हें ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या ये कीमत कम है? 1000 रियाल दूंगी। क्या मेरा हुस्न इस काबिल नहीं कि तुम्हें मुतवज्जो कर सके? वो अबरूज का चढ़ाए मुझसे सवाल पूछ रही थी। मैंने कहा, तुम मुझे हसीन औरत में कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसी गंदी औरत जो खुद को मर्दों के दरमियान इस तरह पेश कर दे। तुम यहाँ खुद को बेच रही हो, और बिकी हुई औरत कभी मेरी नजर में इतनी काबिल नहीं है कि मैं उसे नजर भर कर देखूं। अपने हुस्न की नुमाइश करने वाली औरत से बेहतर तो बदसूरत औरत होती है, जो पर्दे में खुद को छुपा कर रखती है। मेरे अल्फाज ने उस औरत को बुरी तरह ठटका दिया। मेरे दोस्त मुझे इशारा करने लगे, खामोश रहने का बोलने लगे। इन्हें बहुत बुरा लग रहा था, इतनी खूबसूरत औरत को खरी खरी बातें सुना रहा हूँ, उसकी खूबसूरती को बुरा भला कह रहा हूँ। मैंने उसे गंदी औरत कह दिया था। अचानक उस औरत की आंखें चमक उठी। कहने लगी, 1000 रियाल कम है तो ठीक है, पैसा बढ़ा देती हूँ। उसे 3000 रियाल मेरी तरफ बढ़ा दिए। बोली, अब मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे साथ बस एक रात गुजारनी है। अब ये मेरी ख्वाहिश बन चुकी है। मैंने वो 3000 रियाल अपने सामने बैठे दोस्तों के आगे फेंक दिए। मैंने कहा, ये पैसा इनको दे दो, वो तुम्हें हासिल करने में दिलचस्पी रखते हैं। वो उठकर वहां से चला गया। मैं मगर दूर तक इस औरत की नजरें मुझ खुद पर मैं महसूस करता रहा था। घर जाते हुए मैं बार बार सोचने लगा, 3000 रियाल कोई मामूली रकम नहीं थी। वाकई मुझ जैसे इंसान को अगर इन हालात में हजारों रियाल की ऑफर की जाती तो शायद मैं फौरन से पहले मान जाता। शायद मैं इस औरत के हुस्न पर मरबूब हो जाता या पैसे बढ़ाने पर सर झुका देता। मगर अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता था। मैं खुद भी चाहता था कि मेरा मुस्तकबिल हमेशा के लिए सवर जाए। मेरे वालिद ने मुझे खुद जो रिश्ता बताया था, मैं इसी जगह शादी करना चाहता था। इस लड़की को एक मोहब्बत भरी जिंदगी देने के साथ साथ अपना मफाद भी पूरा करना चाहता था। इसमें कोई ऐब भी नहीं था। मुझे भी एक कारोबार की सहारे की जरूरत थी। मेरी मेहनत और कोशिशें जाया हो रही थी और अब कोई भी गलती करके वो रिश्ता मैं गंवाना नहीं चाहता था। मेरे वालिद को यकीन था कि जब से उन्होंने मेरे बारे में अपने दोस्त को बताया था, शायद वो अंदर ही अंदर मेरे बारे में मालूमात हासिल करने की भी कोशिश कर रहा हो। इन हालात में मेरा गलती करना मेरे लिए नुकसानदेह हो सकता था। इसलिए इस औरत के पैसे बढ़ाने के बावजूद मैं वहां से चला आया। मगर अगले रोज वहां दोस्तों के साथ बैठा था कि वही औरत दोबारा आ गई। मेरे दोस्तों ने उसे देखकर बेजारी से सर झुकाने कहने लगे, ये औरत तमाशा लगाने की खातिर आती है, पहले मर्द मांगती है, फिर तुम्हारे पीछे पागल होने लग जाती है। मैं खामोशी से बैठा रहा। मैं समझ गया मेरे इनकार की वजह से वो जिद में आ चुकी थी। वो मेरा गरूर तोड़ना चाहती थी, मगर मैं उसके आगे झुकने के लिए तैयार नहीं था। वो औरत हमारे करीब आई तो इधर उधर देखे बिना सीधी मेरे पास पहुंची। कहने लगी, मैं आज तुम्हें लेने आई हूँ। अगर तुम बेरोजगार हो तो मैं तुम्हें मुलाजमत भी दिलवा सकती हूँ, और पैसा भी जितना मांगोगे मैं दूंगी। बस मुझे एक रात के लिए तुम्हारी कुर्बत चाहिए। मैं हैरान हो गया। वो कहने लगी, मैं खूबरू और जवान लड़कों की दीवानी हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं तुम्हारे लिए एक क्या कर सकती हूँ।
बोली, बस एक रात के लिए अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इस औरत ने मुझे लालच दी। मैं सोचने लगा कि अगर मेरे वालिद के दोस्त के घर मेरा रिश्ता ना होता तो इस औरत की बात मानने से इनकार नहीं करता। मैंने उसे कहा, गुनाह करने की बजाय तुम निकाह क्यों नहीं कर लेती? वो सर झटक कर बोली, निकाह करके एक मर्द की पाबंद हो जाऊंगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। अगर तुम्हारा इरादा बन जाए तो मुझे बताना जरूर। वो वहां से चली गई। इस रोज उससे ज्यादा जिद नहीं की थी। वो जानती थी मैं सोचने में वक्त लूंगा। मैं अभी दिन ढले घर लौट आया था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस औरत से कभी रब्ता नहीं करूंगा। मगर शाम को मेरे वालिद घर आए तो मायूस लग रहे थे। बोले, मेरे दोस्त ने मुझे साफ इनकार कर दिया। उसका तुम्हारे लिए मूड नहीं बन रहा। वो मुझसे नाराज हो रहे थे। बोले, तुम किसी छोटा मोटा काम करते तो शायद वो मेरी बात मान लेता कि तुम मेहनती हो। तुम्हें सिर्फ एक मौका चाहिए, मगर तुम तो बिल्कुल ही फारिग होकर बैठे रहते हो। मुझे कोसने लगे तो अपनी जिंदगी में बिल्कुल संजीदा नहीं। मैं तुम्हारी कभी शादी नहीं कर पाऊंगा। एक अच्छे घर में शादी करने का तुम्हें मौका मिल रहा था। तुमने वो मौका भी गवा दिया अपनी सुस्ती और काहली की वजह से। तुम सारी जिंदगी ऐसे ही बैठे रह जाओगे। मेरे वालिद मुझे डांटने लगे। अपना गुस्सा मुझ पर उतार कर वो कमरे में चले गए। मेरी वालदा भी सारा दिन काम करते हुए बुड़बुड़ाती रही। शायद अब कुछ अरसे से मुझे इस बात पर भी बातें सुनने को मिलती। रिश्ता ना होने का सारा इल्जाम भी मेरे वालिद मेरे सर धर गए थे। मैं बददिल हो गया और अपने कमरे में जाकर बैठा तो इस औरत का ख्याल आया, मगर मैंने सर झटक दिया। फिर से कोई काम तलाश करने का सोचने लगा। सुबह जब उठा तो तबीयत अजीब सी बेजारी छाई हुई थी। पूरी रात में बेचैनी से करवटें बदलता रहा था। अपनी जिंदगी से अब मुझे भी शिकवा होने लगा। घर से निकलकर सड़क के किनारे जाकर बैठ गया। इस रोज मैंने कोई भी काम नहीं किया, ना मैं किसी से बात कर पाया। समझ नहीं आ रहा था इतनी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। मैं सोच में मुब्तला बैठा था जब वो औरत फिर से मेरे पास आई। कहने लगी, आखिरी बार तुमसे पूछने आई हूँ, क्या तुमने कोई फैसला किया है? बोली, बस एक रात की बात है। मैं जो पहले ही अपनी किस्मत से नाला था खड़ा हो गया। मैंने कहा, चलो। और ठटक गई। बोली, कितनी कीमत लोगे? मैंने कहा, मैं 3,000 रियाल हरगिज नहीं लूंगा। अगर तुम्हें मेरे साथ रात गुजारनी है तो मुझे 5,000 रियाल देने होंगे। मेरा दिमाग इस वक्त काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मैं खुद भी नहीं जान पाया मैं क्या बोल रहा था। औरत बोली, ठीक है, मैं तुम्हें 5,000 रियाल दूंगी। मैं उसके साथ चल पड़ा। वो मुझे गाड़ी में बिठाकर एक छोटे से घर में ले गई। वो घर बिल्कुल खाली और सादा था। मैं हैरान रह रहा था कि इस औरत का अपना घर था या फिर इसने मेरे साथ रात गुजारने के लिए एक वक्ती रहायश का इंतजाम किया था। मैं कुछ नहीं जान पाया। औरत मेरे लिए खाना पकाने का, पीने का सामान ले आई। कहने लगी, मुझे जल्दी कोई नहीं है, हम बैठकर बातें करेंगे। जब तुम चाहोगे तब हम कमरे में जाएंगे। मैं इसके इत्मीनान पर हैरान हुए बगैर ना रह सका। इसका चेहरा बिल्कुल स्पॉट था। मैं अंदाजा नहीं कर पा रहा था कि वो इस वक्त क्या सोच रही थी। जूस के छोटे छोटे घूंट भरती वो खामोशी सी नजरों से मुझे देख रही थी। मैंने भी थोड़ा सा जूस पिया और सर झुकाकर बैठा रहा। वो कहने लगी, क्या तुम पहले इनकार करते रहे, अब अचानक मान गए? तुम्हारी कोई मजबूरी है या फिर तुम दिल की मर्जी पर यहाँ चले आए हो? मैंने उसे देखा और संजीदगी से बोला, इसे मेरी मजबूरी समझ लो। मैं कमाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे कोई मौका नहीं मिलता। घर वाले अब मेरी नाकामी को सुस्ती और कामचोरी का नाम देने लगे हैं। मुझे इन बातों से बेजार कर दिया है। तुम्हारे साथ बिना सोचे समझे चला आया हूँ, मगर मैं अब भी गुनाह करने पर खुद को राजी नहीं कर पा रहा। वो औरत कंधे झुकाकर बोली, मैं तुम पर कोई जबर नहीं करूंगी। तुम यहाँ तक चले आए हो, एक रात गुजारने में कोई हर्ज नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम ऐसे ही बैठकर बातें करते रहेंगे। तुम्हारा दिल राजी ना हो तो मुझे छूना भी मत। मैं हैरान हो गया, वो औरत क्या चाह रही थी। बोली, मैं तो देखना चाहती कि तुम मेरे हुस्न की ताब ला सकते हो या नहीं। वो मुझे जताती नजरों से देख रही थी। मैं चुप रहा। मेरे कंधों से बोझ हट गया था। अगर इस औरत को लग रहा था कि उसका उसका मुझे बहका सकता था तो ये उसकी खुशफहमी थी, क्योंकि मैंने उसकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। आधी रात तक हम दोनों बातें करते रहे, खाते पीते रहे, मगर मैंने उसके हुसीन वजूद पर बिल्कुल भी नजर नहीं डाली थी। औरत भी मेरे करीब नहीं आई। उसने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया था, ना ही उसने कोई अदाएं दिखाई, ना नाजेबा लिबास पहनकर मुझे बहकाने की कोशिश की थी। रात के दूसरे पहर उसने मुझे जूस दिया, जो पीने के बाद मुझे अचानक नींद आने लगी। मैं सो गया। अगली सुबह आंख खुली तो मैं इसी सोफे पर मौजूद था और लड़की सामने बैठी मुझे मुस्कुराते हुए देख रही थी। मैं फौरन उठा और वापस जाने लगा तो उसने मुझे 5,000 रियाल देने की बजाय मुस्कुरा कर कहा, घर जाओगे तो तुम्हें तोहफा मिल जाएगा। मैं उसकी बात पर ठटक गया कि उसे मेरे घर का कैसे मालूम था। वो बोली, अगर तुम्हें 5,000 रियाल अभी चाहिए तो मैं वो भी दे सकती हूँ, मगर मैं तुम्हें इससे बड़ा तोहफा देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी रात बहुत अच्छी गुजरी है। मैं उलझा हुआ था, जवाब दिए बिना वहां से चला आया। सारी रात सोया रहा और रास्ते में हैरत से सोचता रहा कि लड़की अजीब थी। मुझे पैसा भी नहीं चाहिए था। मैं तो एक रात गुजार कर होश में आ चुका था। हालांकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, मगर लड़की की हरकतें मुझे मशकूक लग रही थी। पहले मुझे जबरदस्ती अपने साथ रात गुजारने के लिए उकसाती रही। जब मैं वहां चला गया तो उसने मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं की। आधी रात तक वो बैठकर मेरे पास बातें करती रही। फिर इसके बाद उसने मुझे जूस दिया और वही जूस पीने के बाद मुझ पर नींद की कैफियत छाने लगी। सोने के बाद क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानता था। सोचो मैं गुम घर पहुंचा तो मेरे वालिदैन मुझे देखकर गुस्सा होने लगे। बोले, तुम पूरी रात कहाँ रहे हो? तुम हमारा लड़कों के साथ सड़क किनारे बैठकर दिन जाया करते थे, अब रातों को भी
तुम्हारी खबर नहीं मिलती। अपने वालिद के सवाल पर मैं शर्मिंदगी से नजरें चुरा गया। मैं जानता था इन्हें क्या खौफ था। इन्हें लगा कि शायद मैं किसी औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात बना रहा हूँ। इनका खौफ सच भी था। एक रोज पहले इस औरत के साथ जाते हुए मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसके साथ कोई गुनाह नहीं करूंगा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि अल्लाह ने मुझे गुनाह से बचा लिया था। मैं अपने वालिद से माफी मांगी, उनसे कहा काम के सिलसिले में दूर जाना पड़ा, मैं बता नहीं पाया और रात वहीं लग गई। मेरे वालिद को मेरी बात पर यकीन नहीं आया। बोले तुम जवान हो, जो चाहो कर सकते हो, मेरा काम नहीं तुम्हें समझाना। मैंने तुम्हारी तरबियत करते हुए हर हद बता दी थी, आगे तुम्हारी मर्जी। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी से मैं मायूस हो चुका हूँ। वो नाराजगी से घर से चले गए। मेरी वालदा भी नाराज नजरों से मुझे देख रही थी। कहने लगी हमें तुम्हारे बारे में एक अजीब सी खबर मिली है। तुम्हारे किसी दोस्त ने तुम्हारे वालिद को मिलकर बताया कल तुम अय्याश अमीर औरत के साथ रात गुजारने उसके साथ चले गए थे। मैं शर्मिंदगी से जमीन में गड़ गया। मेरी वालदा की आंखें भीग रही थी। कहने लगी मैं जानती हूँ तुम्हारे हालात खराब हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे कबीरा गुनाह के आदी हो जाओ। खुद को संभालो और मेहनत करो, एक रोज तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। तुम्हारे नसीब में जो लड़की लिखी हुई है वो लड़की तुम्हें मिल जाएगी। मेरी वालदा मुझे समझाने लगी। इनके लहजे में खौफ था। मेरे वालदैन को लग रहा था मैं हर हद पार कर चुका हूँ और जना जैसी लत में पड़ चुका हूँ। मैंने अपनी वालदा को यकीन दिलाया। कसम खाते हुए मैंने कहा कि मैं उस औरत को छुआ तक नहीं। वो एक जरूरी काम से ले गई थी, मैं वो काम करके वापस चला आया। हमारे दरमियान कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसे गुनाह का नाम दिया जा सके। मेरी वालदा खुश हो गई। कहने लगी मुझे यकीन था तुम कुछ गलत नहीं करोगे, मगर फिर भी डर गई थी क्योंकि शैतान शरीफ इंसान की ताक में कहीं रहता है। बोली आइंदा कभी किसी और के साथ अकेले मत जाना। अल्लाह ने मर्द को इस मामले में कमजोर बनाया है। गुनाह से बचने के लिए औरत से पर्दा करना जरूरी है। मैंने सर हिला दिया। कमरे में जाकर खामोशी से बैठ गया। सारा दिन सोचता रहा। ना उस अमीर लड़की से मेरा रिश्ता हो पाया, ना ही औरत ने मुझे पैसे दिए थे। शायद पैसों के मामले में मेरा नसीब सारी उम्र ऐसा ही रहना था। मैं कुछ भी करता मगर मुझे पैसा नहीं मिलना था। मैं मायूस हो रहा था, मगर इसी रात मेरे वालिद घर लौटे तो उनके चेहरे पर खुशी चमक रही थी। मेरे वालदा को और मुझे पुकारने लगे और हम इनके पास गए तो मेरे वालिद बोले मेरे पास एक खुशखबरी है। मेरे दोस्त ने रिश्ते के लिए हाँ बोल दी है। वो जल्द शादी करना चाहता है। कह रहा था कि तुम्हारे बेटे को अपना कारोबार सिखाकर ये काम उसके हवाले कर दूंगा। मैं हैरान हुआ। मेरे वालिदैन खुश हो रहे थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। मेरा घर भी बस रहा था और मेरा जमा जमा कारोबार भी मुझे मिल रहा था। मैं दिल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करता शर्मिंदगी से सर झुका गया। एक रोज पहले मैं क्या हरकत करने वाला था। अल्लाह ने मुझे गुनाह से बचाया था। शायद मेरी इस नेकी का मुझे इनाम मिला था, मगर मैं तब भी सच नहीं जान पाया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि दर हकीकत मेरे साथ कैसे मामला पेश आ रहे थे। मेरे वालिद का दोस्त जैसे ही रिश्ते के लिए माना, हमारे घर में शादी की तैयारियां होने लगी। मेरे वालिदैन मेरी शादी के लिए पहले ही खर्च जमा कर चुके थे। खुश सलूबी से मेरी शादी का फरीजा अंजाम पा गया। शादी की पहली रात मैंने अपनी बीवी को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो वही अय्याश औरत थी जो मेरे पास पैसों पर एक रात का मुतालबा करने आई थी। मैं झटका खाकर पीछे हुआ। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। मेरे वालिद के दोस्त ने हमें धोखा दिया था। उसकी बेटी शरीफ सड़कों पर बैठे मर्दों से जाकर अपने जिस्म का सौदा करती थी। शायद यही वजह थी कि उसकी तलाक हो चुकी थी। मैंने धोखे पर गुस्सा होने लगा। मैंने कहा तुम्हारे बाप ने हमारे साथ तुम्हारे बारे में कितनी बड़ी गलत बयानी की है। ये कैसी शराफत है जो सड़कों पर बिकती है। मैं गुस्से से पागल हो रहा था। वो इत्मीनान से मुझे देखती रही, फिर बोली तुमने जो देखा और समझा उस पर गुस्सा कर रहे हो। तुम्हारा गुस्सा ठंडा हुआ तो मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी। उसके इत्मीनान पर मैं जलकर राख हो गया। आज भी इस लड़की के चेहरे पर वही इत्मीनान था। मैं एक बार इसके इस हिस्से की कहानी सुनना चाहता था। फिर मैं ठान चुका था कि इसे तलाक दे दूंगा। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए था जिसमें मुझे एक अय्याश औरत के साथ रहना पड़ता। मैं इज्जतदार मर्द था, इज्जत को तरजीह देता था। मेरी खामोशी पर वो मुझे सब सच बताने लगी। बोली मेरी पहली शादी मेरी पसंदीदा मर्द से हुई थी। वो और खुश शक्ल और कामयाब इंसान था। उसके पास पैसे की कमी ना थी, ना जहानत की कमी थी। एक साल में मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश, मोहब्बत और पुरसुकून से गुजारा। उसकी तफसील पर मैं बेजारी से रुख मोड़कर बैठा रहा। वो कहने लगी एक साल सुकून से गुजारने के बाद मुझे पता चला कि वो बज़ाहिर शरीफ और कामयाब इंसान नहायत बदकार मर्द है। उसने औरतों के साथ पोशीदा नाजायज ताल्लुकात बना रखे हैं, इनके साथ वक्त गुजारी करता है। वो औरतों का दीवाना था। औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात में पड़कर वो मुझे धोखा देता रहा। उसकी ये हरकतें मुझ पर दिन ब दिन खुलने लगी तो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। मोहब्बत में शराकत किसी औरत को बर्दाश्त नहीं होती। फिर मुझ जैसी वफादार और इज्जतदार औरत जो खुद को अपने घर तक महदूद कर ले, अपने शौहर के लिए अपनी इज्जत की हिफाजत करे, अगर उसे खबर हो कि उसका शौहर दूसरी औरतों में दिलचस्पी ले रहा है तो इस पर क़यामत गुजरती है। मैं भी वो घर छोड़ आई थी। शौहर से तलाक मांगी। मेरे शौहर को पता चला तो उसने मुझसे बहुत मेहनतें की, मुझे बनाने की कोशिश की, मगर मैं उससे तलाक ले ली। वो सिर्फ मेरे बाप के पैसे की बगैर औरतों को अय्याशी करवाता था। मेरे वालिद ने मेरी दूसरी शादी करना चाही तो मैं एक ही शर्त पर रखी थी कि मेरे लिए ऐसा मर्द हो जो अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी ना लेता हो और जिसे ना हुस्न मुतासिर कर सके ना पैसा मुतासिर करे।
جو وفادار اور شریف ہو۔ میرے والد کے لیے ایسا لڑکا ڈھونڈنا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ بظاہر ہر مرد شریف ہوتا ہے، کوئی اپنی اصلیت چہرے پر لکھ کر نہیں رکھتا۔ جب میرے والد نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑا کہ تمہارا کاروبار نہیں تھا، نہ ہی مجھے خود کوئی برائی متاثر کر سکتی تھی۔ خوبروئی تمہاری، میں تمہارے کردار کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، اس لیے تمہارے بارے میں پتہ چلوایا۔ مجھے پتہ چلا تم ایک سڑک کے کنارے کچھ ناکارہ مردوں کے ساتھ وقت کو برباد کرتے رہتے ہو، وہاں پیسہ لے کر پہنچ گئی، اپنی قیمت لگائی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ گھر کے باہر اکیلے میں تم عورتوں کے ساتھ معاملے میں کس قدر اچھے مرد ہو۔ تمہارے انکار نے مجھے حیران کیا تھا۔ پیسہ بڑھانے پر بھی تم میری طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ میں خوش ہو گئی، مگر مجھے خوف تھا کہ شاید دوسری جانب امیر لڑکی کا رشتہ ملنے پر شرافت کا مظاہرہ کر رہے ہو، اس لیے میں نے بہانے سے اس رشتے سے انکار کہلوا دیا۔ تمہارے پاس گئی تو اس کے بعد تم بھی اچانک مان گئے۔ میں بہت مایوس ہوئی تھی۔ تمہیں اپنے ساتھ لے گئی، لیکن گھر جا کر بھی تم نے میرے ساتھ کوئی غلط کچھ نہیں کیا۔ میں مجھے بھی خوف تھا کہ کہیں میری وجہ سے اکیلے میں تمہیں شیطان بہکا نہ دے۔ اگر تم پر شیطان حاوی ہو جاتا تو مجھ غلط کر بیٹھتے، تمہارا قصور نہ ہوتا۔ میں اپنی غلطی کی وجہ سے تمہیں بدکار نہیں بنانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں جوس میں نشہ ملا کر دے دیا۔ اگلے روز تمہیں گھر بھیج کر میں نے اپنے والد کو کہا ہاں کر دے، تم وہی مرد ہو جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ تمہارے لیے شاید یہ سب ایک تماشا ہو، مگر میں اپنی زندگی میں کوئی بدکار مرد شامل کرنے کی غلطی دوبارہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے وہ سب ڈرامہ کرنا پڑا۔ وہ سچ بتا کر خاموشی سے مجھے دیکھنے لگی، جبکہ میں حیرت سے زیادہ بیٹھا رہا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، پہلے روز سے مجھے آزمایا جا رہا تھا۔ اگر میں کمزوری ظاہر کرتا، اپنے نفس کے آگے ہار جاتا، تو شاید آج وہ لڑکی میرے نصیب میں نہ آتی۔ اپنی مضبوطی پر مطمئن ہوا۔ اب میری شادی کو 4 ماہ ہو چکے ہیں۔ میرے سسر نے مجھے اپنے کاروبار میں برابر کا شریک کر لیا ہے۔ میری وفاداری بیوی میرا گھر سنبھالتی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، مرد اس عورت کی نصیب میں رزق ملتا ہے۔ میری بیوی کے نصیب سے میرا رزق بڑھنے لگا تھا، میری محنت سے کاروبار تیزی سے بڑھنے لگا تھا۔ اب سب کو یقین ہو گیا تھا کہ میں کا نکما یا کامچور نہیں تھا، بس میری قسمت پر ایک تالا لگا ہوا تھا جو میری حسین بیوی کی آمد نے کھول دیا تھا۔ یہ شاید سب میری نیکی کا صلہ تھا۔ اگر میں بہک جاتا تو میری سیاہ بختی کبھی خوش بختی میں نہ ڈھلتی۔ اب میں کامیاب مرد ہوں اور اس کا کریڈٹ میری صالح اور باکردار بیوی کو ہی جاتا ہے۔